नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं काजल और आप मेरे साथ देख रहे हैं MNT न्यूज़ बुलेटिन। बिहार की न्यूज पढ़ने के लिए अगर आप वेबसाइट खोलेंगे या सर्च इंजन खगोलेंगे तो आपको सुशांत सिंह की खबरें जहां वहां मिलेगी। इन खबरों के बीच बिहार की सामान्य जनता की आवाज़ दबी हुई दिखाई दे रही है। बिहार के करोड़ों परिवार हमेशा प्राकृतिक और सरकारी अव्यवस्था के कारणों से पीड़ित रहते हैं। हर साल भारी बारिश, भयानक बाढ़ और बाढ़ के बाद निर्माण होने वाली डेंगू और कालाजार जैसी बीमारियां, यह समस्या आम बात सी हो गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति चरमरा गई है, लेकिन इनको खबरों में कम स्थान मिल रहा है। भारी बाढ़ के कारण बिहार के 16 जिलों में 66 लाख से ऊपर लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। राज्य की आधी आबादी जिस बात से प्रभावित है, उसके समाधान पर भी बात होते हुए नहीं दिखाई देती। इस समस्या के बारे में हमने बिहार के अविनाश महतो इनसे बातचीत की। अविनाश महतो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिव के बिहार राज्य के महासचिव भी हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या बताएंगे सर आप बिहार की इस स्थिति पर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आपदा है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक आता है। ये हर साल जून महीने से लेके सितंबर माह में बिल्कुल तय सीमा के अंदर आता है। और फिर भी जो सरकारें हैं, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, इसका सालों से आप देखेंगे तो इसके लिए प्रयास 1897 से किया जा रहा है। 1991 में आपका समझौता भी हुआ भारत और नेपाल के बीच, लेकिन अभी तक उसके दिशा में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। जो नेपाल से नदियां बहकर आती हैं, वो हर साल जून महीने के बाद और पूरे वर्षा काल में जो मानसून का सत्र होता है, उसमें पूरे बिहार को बुरी तरह से प्रभावित करती है। प्रभावित जिलों में चाहे वो गोपालगंज हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, खगड़िया हो, दरभंगा हो, ये सब जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और लाखों की संख्या में लोग बाहर जाने के लिए दूसरे जगह पर और राहत शिविरों में ठहरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ की सरकार या जो चूंकि नेपाल की सीमा बिहार से सटती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, लेकिन भारत सरकार इसमें कोई कदम नहीं बढ़ा रही है। और यूं कहें तो जो ये बाढ़ की त्रासदी है, वो एक तरह से सरकार यह मान लेना चाहिए कि सरकार के तरफ से कोई भी ऐसा स्कीम या योजना परमानेंट हल के लिए नहीं है, बल्कि लूट खसोट का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। और ये सरकारें नहीं चाहती हैं कि इसका कोई अस्थायी समाधान हो। और लाखों करोड़ों रुपया हर साल जो है NDRF, STRF के नाम पे और यहाँ पे लगाई जाती हैं, राहत शिविरों में दिए जाते हैं और इन राहत शिविरों के माध्यम से लूट का एक बड़ा जरिया बना हुआ है। लेकिन जो आबादी है उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बाढ़ के कारण हैं उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे नदी का बहाव हो या उस क्षेत्र में जो काम किए जाने चाहे हो, चेक डैम बनाना हो या अपर जो लिफ्ट है, जो नदी का जो बहाव है उसके ऊपरी दिशा में तालाब और अन्य जो पानी रोकने के साधन बनाने चाहिए थे, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है, ये निकालने के बजाय ये हर साल जो भारत का खजाना है, बिहार का जो जनता की गाढ़ी कमाई है, उसको लूटने में ये लगे हैं। और मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ कि ये इनका इरादा बिल्कुल ही इस दिशा में समुचित हल की ओर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 1991 में जो समझौते नेपाल और भारत के बीच हुआ, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। हम कोसी जो जितनी भी नदियां हैं जो बाहर से निकल के आ रही हैं,
जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, चाहे वो नारायणी नदी हो या सप्तकोशी हो, जो 7 नदियों से मिलकर नेपाल से बहकर बिहार से होकर गुजरती हैं और लगभग इस देश में, पूरे देश में लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा इसका बहाव है गंगा में मिलने तक। लेकिन कोई भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये सरकार नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है और ये साबित करता है कि ये आम जनता और जो 76% आबादी उत्तरी भारत का जिससे प्रभावित हो रहा है, इस पर ये निश्चित तौर पर सजग नहीं है, उसका वो अस्थायी निराकरण नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने बात की अविनाश मेहतो इनके साथ। हमारे अन्य कार्यक्रम देखने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।